नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बजट सरकार पेश कर चुकी है और आज हम आपको मुलाकात कराएंगे देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी जी से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? तो पहले मैं 3 या 4 चीज़ें जो मुझे ख़ास लगी हैं, मैं एज अ अर्थशास्त्री के तौर पे वो बताऊंगा, जल्दी से बता दूंगा। तो एक तो है जिसको हम कहते हैं फिस्कल स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब बाहर से बड़े शॉक्स आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी हो रही है। तो वो कहते हैं कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये हमने एक्सपीरियंस से देखा है इस देश में बाहर भी, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जरा फिस्कल पॉलिसी थोड़ी टाइट हो और मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी लूज़ हो, तो वो कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रहता है अपने जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और इन्फ्लेशन के लिए भी। तो एक तो ये है, ये स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट शुरू से ही इसमें बहुत तवज्जो दे रही है। और इवन जब वो पेंडेमिक शॉक हुआ था तो उसमें भी करके अब वापस जिसको कहते हैं ग्लाइड पाथ पे आ गई है। दूसरी बात, दूसरी और तीसरी बात, दूसरी जनरल बोल देता हूँ, फिर उसके आगे दूसरा है कि रिफॉर्म चल रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारा गोल या नॉर्थ स्टार जिसको कहते हैं, हमने कहाँ गाड़ी को लेके जाना है या शिप को लेके जाना है, नॉर्थ स्टार बोलते थे वो जब। तो हमारा क्या है नॉर्थ स्टार? हमारा नॉर्थ स्टार है, हमें विकसित बनना है 2047 तक। तो उसके लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म की गाड़ी अब चल पड़ी है और एक्सेलरेट हो रही है और गति उसकी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ये है, पर अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सब चीज़ के लिए रेलेवेंट हैं, जो मैं ख़ास करके जिसको इम्पॉर्टेंट, मैं मैक्रो से डील करता हूँ यहाँ पे। ये ग्रोथ की चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट मेरे उसमें आती हैं। तो मैं कहूँगा 2 बहुत विश्व चीज़ें जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है स्किलिंग पे इतना एम्फोसिस, ये हम पिछले बजट से देख रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने पता नहीं 20 या 10 से ज़्यादा 15 बजट्स में रहा हूँ, इतना एम्फोसिस स्किलिंग पे कभी नहीं दिया गया। और दूसरा है सर्विसेज जो हैं वो स्किल से भी रिलेटेड है। स्किल्स में आगे जा सकते हैं अगर आप और जाना चाहेंगे, और या और चीज़ों से रिलेट कर लेंगे जब आप पूछेंगे। तो बस मैं यहाँ पे टेबल पे डाल देता हूँ। सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जब सर्विसेज जनरल पब्लिक सोचती है, वो तो या सोचती है आईटी सर्विसेज, बहुत उसमें पैसे हैं, वेजेस हाई हैं, या हम सोचते हैं सर्विसेज के भाई ये सफाई कर्मचारी या वो नहीं। सर्विसेज सब लेवल पे होती हैं, लो लेवल स्किल सर्विसेज, मीडियम लेवल, हाई स्किल सर्विसेज, सब जगह हैं। तो जो भी आपकी स्किलिंग लेवल हो तो स्किल से कनेक्टेड हैं। अगर स्किल बढ़ाओगे तो आप सर्विसेज में बढ़ोगे। तो ये मेरे हिसाब से ये इंक्लूसिव ग्रोथ, मैं कहता हूँ, एक मेरा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस मैं बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चन और सुनूंगा। एक तो मैं कहता हूँ जॉब्स एंड स्किल्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका मतलब है सब लोग सोचते हैं हमें जॉब चाहिए, जॉब कहाँ है? मैं सोचता हूँ हमारी स्किल्स कहाँ हैं, स्किल्स कहाँ नहीं मिल रही। एक उदाहरण दूँ, सब दुनिया में, देश में जब मैं प्लम्बर ढूंढने की कोशिश करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक, मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है काम करने के लिए, दुनिया में शॉर्टेज है। तो वो स्किल्स हमें क्रिएट करनी है। जॉब अपने आप ही बन गया, वो है ही नहीं, लोग को मिलते नहीं है। दुनिया में देखो, वो इलेक्ट्रिशियन ढूंढते हैं, उनकी वो बनी हुई है, जैसे हम अपॉइंटमेंट बुक कहते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट देते हैं कि मैं आप 2 महीने बाद आपके पास आ सकता हूँ। ओके, सो मिडिल स्किल्स लोग सोचते नहीं है। सो पॉइंट बीइंग के और जो सर्विसेज की बात की ना, मिडिल स्किल सर्विसेज, वो सर्विस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? सर्विस है। ओके, और कई टाइप की सर्विसेज। सो मेरे हिसाब से जो अगर हम अगले 5-10
आप इंडस्ट्री को भी लिए, मैं इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके भी अंदर जाइए तो जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो भी सर्विसेज से ही रिलेटेड हैं। आप डायरेक्ट जॉब तो असेंबली करेंगे, वहाँ पे लेडीज़ होंगी, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है कि लेडीज़ को जॉब मिलेंगी, वहाँ पे असेंबली करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक करेंगी, पर जो इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करते हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस मेरे हिसाब में ये पहली बार ही रिकग्नाइज हुआ है इस देश में। मैं 75 साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 2, 3, 4 सालों में एटलीस्ट एट द नेशनल लेवल, मुझे पता है, मेरे को पर्सनली ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि इन खास करके स्किलिंग का तो मैं बहुत गुजरात में करता था, उन्होंने मुझे बताया है, पर नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहली बार ही इसका महत्व रिकग्नाइज हो रहा है। डॉक्टर वीरमानी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, स्किल की बात की हमने। वित्त मंत्री ने और जो तमाम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, हम अपने इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहते हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी है। उसके लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए गए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास डालें इकोनॉमिक्स के हैसियत से। ठीक है, तो दो चीज़ें तो 2-3 और चीज़ें हैं जिसको इंडस्ट्री की मैंने डिटेल में बात नहीं की है, तो उसके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो बाहर से अनसर्टेनिटी आ रही है, हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़, मेरे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्री टैरिफ लगा रही है, कोई रेयर अर्थ को बैन कर रही है, तो वो चीज़ें हमें आत्मनिर्भर बनानी पड़ेंगी। पर अब सोच ये है गवर्नमेंट की कि प्रोटेक्शन से नहीं बनता, हमें उसको बढ़ावा देना तकेगा कि हम क्वालिटी मीट कर सकें। ये नहीं है कि हम प्रोटेक्ट करें और हमारी कॉस्ट बढ़ें और क्वालिटी डिटीरियोरेट करे, उससे आत्मनिर्भर नहीं बनते। तो हमारा पॉलिसी है कि थोड़ी सी सपोर्ट दो, PLI जैसी है, सपोर्ट दो, FTAs बनाओ जिससे टैरिफ्स अमेरिका में या EU में, अभी पहले हुआ है EU में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, ताकि हम क्वालिटी गुड्स उसको प्रोड्यूस करके वहाँ एक्सपोर्ट कर सकें। तो क्वालिटी, प्रधानमंत्री जी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि क्वालिटी पे जोर करते हैं, एक्सेलेंस। ये हमें अपने में शक्ति का होना चाहिए कि हम बन सकते हैं, उसके लिए स्किलिंग, एजुकेशन। सो एक तो वो है कि वो इंडस्ट्रियल में आगे बढ़ना है। दूसरा होता है थोड़ा फ्यूचर, जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी बनानी है AI में, क्वांटम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस पर टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियसली नहीं होता। ओके, अगेन 1-2 कंट्रीज़ ने जल्दी कर लिया, वो कम्युनिस्ट हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, लोगों को डंडे भी मार सकती हैं, जेल में भी डाल सकती हैं, वो छोड़िए, बट वी आर डेमोक्रेटिक कि कोई भी कंट्री टाइम लगता है। ओके, तो इन चीज़ों में टाइम लगना है तो सोचना तो हमें अभी करना पड़ेगा ना, हमें शुरुआत तो अभी करनी पड़ेगी। तो वही एटीट्यूड है हमारे गवर्नमेंट का कि AI का जो पूरा फ़ायदा है वो शायद 10 साल बाद हो, पर अभी से शुरू करो। ओके, उसको ट्रेनिंग शुरू करो, उसकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थोड़ी रिसर्च शुरू करो, तो किस तरह उसको करे, वो इंसेंटिव्स वगैरह सोच रहे हैं और कई बजट में आए हैं। वीरमानी साहब, कल कई मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो हमने साथ डेवलप करने की बात की है, उससे देश के विकास की गति जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। स्किल भी होगा यहाँ पे और सारी चीज़ें जो है मेड इन इंडिया है, तो स्किल का बढ़ेगा हमारा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगे, और उसके बाद टाइम कंजम्पशन, जैसे अब यहाँ से मैंने सुना है कि यहाँ से आप सिलीगुड़ी जो है 5 घंटे में जा सकते हैं, तो मतलब कि पटना आप 3.5 घंटे में, 4 घंटे में जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो यूथ, एक ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात की जाती है, उसको ये कैसे दूर करने में मदद देगा, ये स्कीम कैसे देगी? यूथ का आप देखें तो अगेन एक तो होता है, जैसे मैंने बताया, आपको शायद नंबर्स नहीं दिए, रफली 58% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हमारे देश में, रफली 19% 19% एक्चुअली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और बाकी सब कैजुअल लेबर है।
तो दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक तो जो रेगुलर जॉब्स होती हैं और एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूँ, मैं अभी रिसर्च भी कर रहा हूँ, इसको मैं पिरामिड्स की तरह बताता हूँ। एक एजुकेशन का पिरामिड है, लो मिडिल हाई, एक स्किल्स का पिरामिड है, लो मिडिल हाई। तो हमें ये पिरामिड बनाने पड़ेंगे। तो अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी सोचना है ना, खाली अर्बन मिडिल इनकम की, मेरा जॉब है कि मैं सबकी सोचूं, आई मीन दैट इज़ माय जॉब। तो वो सारों की ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मिडिल बॉटम से शुरू होता हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप बेसिक देखिए, हमारे पर कैपिटा इनकम लेवल, आपने आपके दर्शकों को पता होगा, हमारा लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी है इन पर कैपिटा जीडीपी समझ लो या जो। तो उसमें अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिया खाली 50%, आप कहते हैं हमारी 100% एनरोलमेंट और कंप्लीशन रेट है प्राइमरी का, पर उसमें खाली 50% लोग जो ख़त्म कर लेते हैं वो बेसिक मिनिमम रीड भी नहीं कर सकते। और ये अनयूजुअल नहीं है खाली इंडिया का, दिस इज ऑल कंट्रीज एट दिस लेवल ऑफ पर कैपिटा। जो और भी हैं लोअर मिडिल इनकम या पोअरर कंट्रीज विच आर इवन वर्स। ओके, तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा हमें। वो बेस भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन पे हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को सिखाएं कि अपने आप सोचें। तो मिडिल लेवल पे होता है कैसे सोचें। अब सोचा आप डंडे से नहीं कर सकते, कैसे करोगे? तो मैं कहता हूँ अवेयरनेस एक चीज़ होती है। कैसे साइंस शुरू होती है? साइंस आप रूरल एरिया में भी हो तो आप सोचना कैसे कह सकते हो कि सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ आपको। वो कह सकते हो बच्चों को पेड़ पे देखो कौन सी हरी लीव्स हैं, कौन सी पीली हैं और कौन सी कुछ और है। थिंकिंग पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर आप सोचना शुरू करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे। मेरा मतलब है टेक्निक्स हैं जो हमने देश दुनिया में देखी हैं। तो पॉइंट बीइंग यूथ को पहले तो बेसिक एजुकेशन देनी पड़ेगी और हर लेवल पे तकरीबन 25%, 15 से 25% ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको, क्योंकि आप देखिए अगर 50% जो हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, वो रीड ही नहीं कर सकते एक सेंटेंस, तो उनको वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं है। वो उनको स्किलिंग करनी पड़ेगी, तो इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारा पिरामिड बन रहा है। तो एट एवरी लेवल स्किलिंग एंड बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ मैं यूथ को कहूँगा, जो हायर लेवल, अब देखिए बजट में है AHM, ऑक्सिलरी हेल्थ प्रोफेशनल। अब रूरल मिडिल क्लास जी होगी, वो सब IT तो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे उसमें, वेरी गुड, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं होना चाहिए, पर इतने मास ऑफ लोग वो सब IT में थोड़ी जाएंगे। तो उनके लिए दूसरी एवेन्यूज़ चाहिए। आप AHM देखिए, ऑक्सिलरी हेल्थ, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग होती जॉब मिल जाएगा। ये जॉब्स एंड स्किल्स आर टू पार्ट्स ऑफ द सेम, ये मेरा सोच है। इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, बिलीव मी, मैं पहली प्रोबेबली ओनली पर्सन हु इज सेइंग दिस। तो कई एवेन्यूज़ हैं। सो हर लेवल पे है। स्पोर्ट्स में कह रहे हैं, स्पोर्ट्स जो इंस्ट्रक्टर ही नहीं है हमारे, हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब स्कूलों में स्पोर्ट्स का PE जिसको कहते हैं कई दुनिया में, तो इंस्ट्रक्टर वो भी तो जॉब है। वाई इज़ इट इन्फीरियर? खाली जो पढ़ाता है इंग्लिश या हिंदी वही क्यों? जो PE फिजिकल मेंटल हेल्थ आप बात कर रहे थे, तो सब चीज़ें ये ऑल स्पोर्ट्स में देखिए, हेल्थ में देखिए, टूरिज़्म में देखिए। वो बजट में आया गाइड। मैं कई जगह पे गया हूँ, गाइड कोई बिल्कुल यूजलेस होता है, कोई अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अगर अच्छा ट्रेंड गाइड होगा तो आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, बिलीव मी। मैंने गाइड देखे हैं दुनिया में कई जगह पे। सो स्किल्स ट्रेनिंग सब चीज़ के लिए चाहिए, आप एक्सेलेंट बनना चाहिए। ओके, प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार ही हमें बताया था कि आप घर में ही देख लीजिए, अगर वो ट्रेंड कुक होगा और नॉन ट्रेंड होगा, उसका फ़र्क आपको ही आनंद में फ़र्क पड़ेगा। सो एवरी लेवल, नॉट जस्ट द हाईएस्ट विच इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। आपने बताया ही था वो नए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, IIMs एंड सो ऑन, वो सब वो भी बन रहे हैं। डॉक्टर साहब,
आपने अभी बताया कि यू आर 76, अगर हम 25 साल हम हटा दें कि 25 साल आदमी लर्निंग में रहता है, एजुकेशन में रहता है, 50 साल आपने भारत को बनते हुए देखा है। तो आज हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले भी स्किल इंडिया में पहले भी लोग थे, लेकिन अब स्कीम आ गई है स्किल इंडिया। आप मनमोहन सिंह जी के साथ 10 साल आपने बहुत क्लोजली आपने काम किया है। आज भी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूँ पर्सनली मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, मैं भी लिटिल अपर मिडिल क्लास अब तक इतने सालों के बाद। पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है फ्रॉम मेरी अपनी पर्सपेक्टिव से और जो मेरे रिलेटिव हैं मिडिल क्लास, वो है जो इनकम टैक्स लॉ का रिफॉर्म। मैं आपको कह सकता हूँ, मेरी बुक एक्चुअली यही है, इसमें लिखा है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म 2009 में मैं रिटायर करा था एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री। तो ये मैंने लास्ट चीज़ की थी। कितने साल हो गए? 16 साल। ओके, इसको 16 साल लगे हैं, पर इनकम टैक्स लॉ चेंज कर दिया है पिछले साल। बजट में अनाउंस हुआ था, नया इनकम टैक्स लॉ पास हो गया था। इस बजट में उसके तहत सिंप्लीफाइड रूल्स और फॉर्म्स बन रहे हैं। वो एक एजेंसी, अब मुझको नाम याद नहीं है, कोई फॉरेन सीएज वगैरह ने बोला है कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। तो उसका मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। 5 साल पहले मेरा सीए कहता था पता नहीं ये 10 चीज़ें बना के दो, सारा मुझे ये बना के दो। अब मैं उसको कहता हूँ ये सारा डाउनलोड कर ले, इट इज़ ऑल ऑन द वेबसाइट। वाई? क्योंकि वो सब सिंप्लीफाई हो गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं उसको कहता हूँ, मुझे कहता है 2 चीज़ें मुझे बता दो। ऑनरेरियम क्या कोई मिला है कहीं, जहाँ पे अब तो मैं गवर्नमेंट में हूँ, ऑनरेरियम तो कहीं से लेता ही, एक्सेप्ट ही नहीं करता, पर वो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो सारा ऑटोमेटिक है। दैट इज़ द एडवांटेज। मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। अब आप मिडिल क्लास, बाकी आपके होता है कि नहीं, एक तो ये है। ओके, और दूसरा है ईज़ ऑफ लिविंग पे बहुत फोकस है। और प्रधानमंत्री जी हर रोज़ कहते रहते हैं आपको कोई वो दिक्कतें हो रही है, कोई सब्सटेंटिव चीज़ हो। इंडिविजुअल हम सब नहीं कर सकते, इंडिविजुअल चीज़ें स्टेट्स में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, पर कोई स्ट्रक्चरल इशू हो या कोई प्रोसेस रिफॉर्म हो, कोई फॉर्म्स ठीक नहीं है, उसके लिए हम सुनने को तैयार हैं। तो ईज़ ऑफ लिविंग की एक इशू है, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। और दूसरा मैं कहूँगा कि ये बैक टू स्किलिंग, क्योंकि ये मैं दिमाग में डालना चाहता हूँ। आई कैन टेल यू, मेरे पास कई लोग आए हैं, मेरे स्टाफ में मैंने हायर किए हैं, उनके पास बीए है, उनके पास बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पर वो जो कर सकते हैं काम उससे मैच ही नहीं करता। तो मेरे को यूथ की अगर आप बात करें, हाँ, क्रेडेंशियल नहीं है, आप सीखे क्या हैं। तो इसके लिए तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, वही तो कह रहा हूँ, वो स्किल एंड शिक्षा मेरे को आप उनको पढ़ाना पड़ा है कि इस तरह ये करो। अब मैं कितने लोग जो मेरे पास काम करते हैं तो मैं कर सकता हूँ। सो वी हैव टू चेंज दैट एजुकेशन एंड स्किलिंग सिस्टम। बाय द वे, अगेन एनईपी में ये सब रिकग्नाइज हुआ है, पर एनईपी में एक किताब में लिखने की एक बात होती है, उसको ट्रांसलेट करने की और बात होती है। दैट इज़ वाई आई टॉक अबाउट प्रोसेस रिफॉर्म। आप कहेंगे ओ ओके हो जाएगा, नहीं होता नहीं है। बुक लिख दी है मैंने, उसको ट्रांसलेट करने में बहुत एफर्ट लगता है। ओके, सो ये आपको फ़ायदा होगा जब आप देखोगे। अभी तो हम सब कहते हैं भाई डिग्री ले लो बस, फिर आईएएस जाके पढ़ो, पर वो 10-10 साल ट्राई करते रहते हैं। आपको अगर कॉम्पिटिशन हो, जॉब में करो, आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। सो स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू लर्न। सो एक्सेस जो है हमारा स्कूल में वो ऑलमोस्ट 100% हो गया है, प्राइमरी में वेरी गुड एट मिडिल, पर हम सीख नहीं रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है कि एक वो कागज़ मिल जाए हमें। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट ऑन द यूथ। हमारा सिस्टम ऐसे बन गया है कि हम खाली वो कागज़ को देखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी ग्रोइंग कंट्री के लिए, इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए, जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है कि हमारा फिस्कल डिफिसिट क्या है,
फिजिकल डिफिसिट ग्रेजुअली हम कम कर रहे हैं, लेकिन वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ काफ़ी है। तीसरा, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, फिजिकल डिफिसिट की बात कर लें, और उसके बाद हम कहें तो हमारा जो अपना डेट है वो भी कोई किसी से कम नहीं है। तो अगर हम एक तरीके से विदेशों से कर्जा लेके अपने देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास पे या टैक्स पेयर पे एक बर्डन बनने वाला है? देखिए, अब हमारा पहले डेट जीडीपी रेशो लीजिए, एक टाइम पे ज़्यादा होता था। अब सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमारे से बहुत निकल गई हैं आगे। नो लॉन्गर ट्रू। ओके, अब सारे ज़्यादा हैं। आप यूएस से ले लीजिए, आप यूरोप में फ्रांस को पकड़ लीजिए, किसी को भी। सो दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। वन, फिजिकल डेफिसिट, यस, हमारा फिजिकल डेफिसिट जनरली ऑन एवरेज और कंपेरेबल कंट्रीज से ज़्यादा है। इसीलिए हमारी जो रेटिंग है वो अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल तो बहुत महत्व रहता है, बिकॉज उससे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्टिविटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ेंगी। पर ऑन द अदर हैंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो जो हम काम चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स में जो बिजली है उसको आप ज़्यादा टैक्स कर रहे हो, तो बिज़नेस के लिए बिजली के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको कॉस्ट, अगर आपकी 10 रुपये है, मैं वैसे ले रहा हूँ 10 रुपये, और आप 5 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगा देते हैं और 15 रुपये के बेच रहे हैं, तो वो उसका जॉब पे इफेक्ट होता है। अगेन ये मेरा काम है, मैक्रो, जो इनडायरेक्ट जो लोगों को चीज़ें दिखती नहीं है वो मुझे देखने का काम है। सो दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने 50% टैक्स कर दिया तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, जॉब्स कैसे होंगे। सो दे आर थिंग्स लाइक दैट। ओके, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का देखिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इफ़ यू परमिट मी, आई डोंट नो, हैं, अगर टाइम है आपके पास। जो एवरेज रेट है वो इतना बुरा नहीं है। जो लोग फोकस करते हैं कि, अगेन आई मे बिकम अनपॉपुलर बट आई विल टेल यू द ट्रूथ एज आई सी इट, आई एम सॉरी इफ इट ऑफेंड्स एनीबडी, पर जो हमने देखा है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। अब एक्चुअल नंबर्स आएंगे जब हम ख़त्म करें, पर अभी पूरा रिसर्च नहीं ख़त्म हुआ। पर हम देखते हैं कि जो बहुत जिसके ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज़, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री ली है, मुझे तो इतना बड़ा जॉब मिलना चाहिए, तो वो ढूंढते रहते हैं। ओके, जो मिडिल होता है उससे कम ढूंढते हैं। वो 1 साल में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाती है। जो बहुत एजुकेटेड है उनको 3 साल लगता है। सो इट इज़, इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक तो है जनरल रेट विच इज़ फाइन। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जनरल पॉपुलेशन का वो हाई है, पर एज एन इकोनॉमिस्ट आई डू नॉट एग्री विद अदर्स, वो जो यूथ एम्प्लॉयमेंट की करते हैं उसका हमारा, जस्ट टू गिव क्रेडिबिलिटी, मेरा थीसिस प्रोफेसर था, प्रोफेसर एरो, केनेथ एरो थे, नोबेल प्राइज़ विनर। उनका पहला पेपर था ये सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सर्च एम्प्लॉयमेंट का मैं तो होता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई है। आपके पास डिग्री है पर आपने सीखा नहीं है उतना, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगा। तो वो आस्ते आस्ते पता लगता है, वो 3, 4, 5 साल सर्च करते रहते हैं। अगेन मैं कहता नहीं है डेमोक्रेसी है, आप ये करना चाहते हैं ज़रूर करिए, बट हमें एज पॉलिसी मेकर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, तो कैसे उसका हल क्या है कि एक्चुअली इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिग्री, आप फोकस करते कि मुझे क्या क्या सीखना है, तो आप ही को बड़ी जल्दी मिल जाता। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन हमने सीखा क्या है, वी आर जस्ट फोकसिंग कि भाई पास कर दिया, समझ गए ना। सो दैट इज़ इट। फिजिकल की हमने बात की, हमने फिजिकल डेफिसिट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, बिल्कुल सही है आपकी बात। डेट में हम इतने आउटलायर्स नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जगह ही है। यूथ का तो हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा, पर आप मलेशिया ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, जब नया आदमी आता है ना जिसके पास डिग्री है, वो सोचता है मुझे ये जॉब बड़ा ऊंचा मिलना चाहिए। सबको नहीं मिलेगा, उसमें से 10% लोगों को मिलेगा, यस, क्वाइट राइट, पर 80% को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इतना सीखा नहीं है। ये थे डॉक्टर
और बिरमानी साहब, जिन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम भी विकसित हों, और स्किल और जॉब को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक ही सिक्के का दो पहलू है कि अगर हम स्किल्ड हो जाएंगे तो नौकरी स्वतः मिल जाएगी। अब हमारे यंग इंडिया को ये कोशिश करना है कि आप नौकरी ढूंढते हैं या आप अपने आप को स्किल्ड करते हैं। नमस्कार, इस कार्यक्रम में इतना ही।